दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसाइक्लोजी के पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्नेटिक वॉर्स को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है जिसमें आप कार्नेटिक वॉर के किन के बीच में हुआ था, किस ईयर में हुआ था, उनके रीज़न क्या थे, मेन कॉज, रीज़न और उसके रिज़ल्ट क्या रहे, वो सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो कार्नेटिक वॉर थे ये कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। इसके इंडियन रीजन्स भी थे कुछ जो भारतीय आवेश के हिसाब से इसके कारण बने, और कुछ इनके बाहर के रीजन्स भी थे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के। Carnatic War were a series of military conflicts in the middle of the 18th century between the French East India Company and the British East India Company, including numerous nominally independent rulers. Nominally, जो असली कारण था इंडिया में इनके आउटब्रेक का वो क्या था कि जो औरंगजेब का डेथ 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब का डिमाइज़ हो जाता है। और उसका डिमाइज़ होने के बाद मुग़ल डायनेस्टी के अंदर कोई भी इतना पावरफुल रूलर नहीं था कि जो साउदर्न इंडिया था, जो डेक्कन का एरिया था, उसमें अपनी मोनोपोली को, अपनी पावर का लोहा मनवा सके। जितनी भी उनकी छोटी छोटी कॉलोनीज़ थी, जो छोटे नेटिव रूलर्स थे उनके अंडर में, उन सब ने उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दिया, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, और वो सब उनसे आज़ाद होने के लिए किसी न किसी वे में उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और बहुत से जो नेटिव रूलर्स थे उन्होंने खुद को उनसे अलग भी कर लिया। उनसे अलग होने का रीज़न ये हुआ कि वो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली और मिलिट्री वे में भी बहुत कमज़ोर रूलर्स थे, और इसका बेनिफिट उठाया वहाँ पे फ्रेंच ने और इंग्लिश ने। तो हम यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था वो 1746 से 48 तक चला था, सेकेंड 49 से 54 तक, और जो थर्ड चला था वो 1757 से 1763 तक। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल एनसाइक्लोजी के को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने के लिए। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। जो मेन रीज़न थे इस वॉर के लिए वो था जो फर्स्ट और थर्ड कार्नेटिक वॉर था, वो रिफ्लेक्शन था 2 इंटरनेशनल वॉर्स का। एक्चुअली इंडिया से बाहर ऑस्ट्रियन सक्सेशन को लेके एक वॉर चल रहा था 1740 से 48 में, और दूसरा वॉर था 56 से 63 में 7 ईयर्स वॉर। जो फर्स्ट ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर था इसमें हुआ क्या था, वहाँ पे जो रूलर, नया जो क्राउन में रूलर आया था वो थी मारिया थेरेसा, और जो फ्रेंच थे वो इनको रूलर मानने से मना कर रहे थे। तो फ्रेंच के साथ साथ प्रूशिया, स्पेन, बवारिया और सैक्सोनी, और उनके साथ पूरा यूरोप, उन्होंने मिलके आउटब्रेक कर दिया किनके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। एक तरफ तो थे ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, और इनके अगेंस्ट दूसरी तरफ थे ऑल यूरोप प्लस फ्रांस प्लस प्रूशिया प्लस बवेरिया प्लस सैक्सोनी। इन सब ने आउटब्रेक कर दिया ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के अगेंस्ट। जो सक्सेशन वॉर था ऑस्ट्रिया में, उसको लेके उन्होंने उनको रूलर मानने से डिनाई कर दिया कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ रूलर, और जो सक्सेशन हुआ है इनका ऑस्ट्रियन क्राउन पे, तो उस वजह से ये आउटब्रेक हो गया था। और दूसरा जो इंडियन रीजन था उसमें क्या था, जो डेक्कन में मुगल्स की पावर घटती गई, नेटिव रूलर्स बढ़ते गए, तो वहाँ इनके साथ साथ ब्रिटेन और फ्रेंच, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनमें मोनोपोली को लेके वॉर छिड़ गया, ट्रेड की मोनोपोली, कि वहाँ से जितना भी व्यापार होता है, जितना भी ट्रेड होता है, उन पे इनका एकाधिकार हो जाए।
जैसे इंडिया से जो कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ की मार्केट से बन के इंडियन मार्केट में उसको उतारा जाता था, वो सब जो स्पाइसेस जाते थे वहाँ से, जितनी भी चीज़ों का ट्रेड होता था साउथ इंडिया से, डेक्कन से, उसकी मोनोपोली को लेके भी इनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। ये मोनोपोलाइज द इंडियन ट्रेड, ये यहाँ से शुरू हुआ था। और ये इन्होंने ये पॉइंट यहाँ से फिर से डाल दिया है कि जो नेटिव रूलर्स थे उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल वीकनेस थी, ये फाइनेंशियली भी उतने साउंड नहीं थे, फाइनेंशियली भी उतने साउंड नहीं थे, ये बहुत छोटे लेवल पे थे और इनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते थे। जो वहाँ के नवाब थे, जो रूलर्स थे, उनके आपसी ही संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे, जिनका फ़ायदा इंग्लिश ने बहुत बखूबी उठाया। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था 1746 से 48 में लड़ा गया था और इसका बैकग्राउंड क्या था वॉर का? जनरल डिक्लाइन इन सेंट्रल कंट्रोल ओवर द एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, सेवरल अर्स्टवाइल मुगल कॉलोनीज रिवॉल्टेड। जो मुगल कॉलोनीज थी, जो मुगलों के अधीन थे, जितने भी छोटे मोटे राज्य, उन्होंने सबने रिवॉल्ट कर दिया। और रिवॉल्ट करके, क्योंकि मुगलों की वहाँ पे शक्ति तो घटती ही जा रही थी और इन्होंने उनको रिवोल्ट करके इन्होंने खुद को उनसे अलग होने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और जिसमें वो सक्सेस भी हुए। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मिलिट्री के तौर पे, राजनीतिक तौर पे और फाइनेंशियल तौर पे ये बहुत साउंड नहीं थे और इनका उतना पावरफुल नेचर नहीं था। जो कार्नेटिक वॉर्स थे उसको रूल किया था नवाब दोस्त अली अंडर द पर्व्यू ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद की ओर से नवाब दोस्त अली आए थे और जो दोस्त अली की डेथ थी उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था अनवरुद्दीन और चांद साहिब के बीच में। ये दो मेन कड़ियाँ बनेंगी यहाँ से, फ्रेंच और ब्रिटिश, इन दोनों पे ही दाव लगाने वाले हैं वो चांद साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में। द ब्रिटिश enlisted the help of Anwaruddin to oust Joseph Francois Dupleix and the French from Madras। ब्रिटिश ने हेल्प किया अनवरुद्दीन को, इन्होंने इसको पावर दिया, इनके पीछे से बैकअप लिया और उन्होंने चांद साहिब पे अपना सारा फोकस लगाया, उनकी अपनी ओर से लड़ाया। इन्होंने इनको क्या वो किया था, जैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गवर्नर डुप्लेक्स को इंडिया में भेजा तो उनका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनाइजेशन करना, फ्रेंच कॉलोनाइजेशन करना डेक्कन में। और यहाँ से देखते हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंडियन रिक्रूट्स, जो फ्रेंच ऑफिसर्स के अंडर में इंडियन रिक्रूट्स उन्होंने लिए ताकि वो अपना वहाँ पे पोजीशन स्थापित कर सके फिर से। कार्नेटिक वॉर की पोजीशन क्या थी? मराठास ने 1741 में दोस्त अली को मार दिया गया और जो उनके सन इन लॉ थे चांद साहिब, उनको कैप्चर कर लिया गया। जैसे ही वहाँ पे उनका एब्सेंस हुआ तो अनवरुद्दीन को नवाब बना के वहाँ भेज दिया गया। लेकिन बाद में क्या किया, मराठास ने चांद साहिब को भी रिलीज़ कर दिया और इसके रिलीज़ होने के बाद इन्होंने फिर से उसके पोजीशन पे अपना हक जताया कि इसका पोजीशन मेरे पास होना चाहिए। तो चांद साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के कॉजेज़ क्या थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के कॉजेज़ में हम यहाँ से देखेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप 1740 से 48, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे जो मारिया थेरेसा थी उनको सक्सेशन हुआ था क्राउन पे और पूरा यूरोप, उसके साथ फ्रांस, प्रूशिया, स्पेन, बवेरिया और वो सब नेशन साथ में आके उन्होंने आउटब्रेक किया था अपना ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। और जो कमर्शियल राइवलरी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में ट्रेड मोनोपोली को लेके और जैसे ही डुप्लेक्स गवर्नर बन के आता है फ्रेंच टेरिटरीज़ में, उसने वहाँ पे अपना पोजीशन स्थापित करने के लिए इम्पीरियलिज़म की फीलिंग के साथ वो आता है और उनका कॉन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और वो सब चीज़ें होती हैं। और लोकल जो नेचर था फाइट का, जो लोकल तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न था वो ये था, चांद साहिब और अनवरुद्दीन आमने सामने आ गए थे।
जो कि इसके अंडर में जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उसके अंडर में वहाँ पे वो रूल कर रहे थे उसको, तो वो हमने सामने आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल एनसाइक्लोजीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कोर्स ऑफ द वॉर। डुप्लिएक्स जो फ्रेंच गवर्नर थे पौंडीचेरी के, उन्होंने अनवरुद्दीन को संरक्षण दिया इंग्लिश को हराने के लिए। उन्होंने चांद साहिब को अपना संरक्षण दिया कि आप इंग्लिश ने कि आप हमारी ओर से लड़िए। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट इसमें मेजर जो रीज़न था वो था, उन्होंने जो डुप्लिएक्स थे उन्होंने इनको बेवकूफ़ बनाया था अनवरुद्दीन को, ये कह के कि जैसे ही हम इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे हम मद्रास को जीतते हैं तो आपको यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। लेकिन वो अपने इस जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इससे मुकर जाते हैं बाद में। नवाब सेंट आर्मी बट इट वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच एट सेंट थॉमस बैटल ऑफ आड्यार। यहाँ हमने देखेंगे कि उन्होंने जो अपनी सेना भेजी थी इनके अगेंस्ट में, यहाँ पे बैटल ऑफ आड्यार होता है 1746 में। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो बैटल ऑफ आड्यार था ये किसके बीच में हुआ था, और या फिर ये आ जाएगा कि जो सेंट डेविड पे उन्होंने अटैक किया था उसको डिफेंड किसने किया था, जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस ने। तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। आगे चलते हैं हम। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एंड हुआ था वो एंड हुआ था 1748 में। एक्सेला चापेले की जो एक ट्रीटी साइन की गई थी, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें 3 से 4 कंडीशंस रखी गई थी 1748 में। ये ट्रीटी साइन की गई थी अक्टूबर 1748 को। इसमें इन्होंने क्या देखा था कि जितना भी ऑस्ट्रियन नीदरलैंड है, जो ऑस्ट्रियन नीदरलैंड्स था वो फ्रेंच ने ब्रिटिश को दे दिया। उन्होंने उनको वैकेंट करके उनका जो पोजीशन था वो ब्रिटिश को दे दिया। सेम इंडिया में जो मद्रास का पोजीशन था वो भी ब्रिटिश के पास आ गया। इसके टर्न में फ्रेंच को क्या मिला, फ्रेंच को मिला जो नॉर्थ अमेरिकन एरियाज थे फ्रेंच की पोजीशन में, वो फ्रेंच को दे दिए गए। तो ये हुआ, और ऐसे करके फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का एंड हो जाता है। यहाँ जो रिज़ल्ट था वो देख सकते हैं हम कि जो नेवल पावर था वो जीता। डिसिप्लिन्ड यूरोपियन फोर्सेस वॉन डिफीटेड अनडिसिप्लिन्ड नेटिव आर्मी, नेटिव रूलर्स वीकनेस एक्सपोज्ड। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि वो जो नेटिव रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पे हों, चाहे वो मिलिट्री के तौर पे हों, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हों, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। और इसका फ़ायदा फ्रेंच और ब्रिटिश ने बखूबी उठाया। यूरोपियन फोर्सेस थी वो बहुत डिसिप्लिन थी, नेटिव फोर्सेस थी वो डिसिप्लिन नहीं थी। और इस वॉर में फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश थे उन्होंने ये फील किया कि जो नेवल पावर है वो मस्ट है, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है इंडिया में अपनी मोनोपोली को बना के रखने के लिए। और जो ये ट्रीटी में मेन बात सामने आई थी वो ये आई थी कि फ्रेंच ने ये कंफर्म कर दिया था कि जो मारिया थेरेसा है वो क्राउन पे उनका सक्सेशन ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ था 1749 से 54 के बीच में, 1749 से 54 के बीच में। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सक्सेशन का डिस्प्यूट था हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में, और ये था मुजफ्फर जंग, ये फ्रेंच की ओर से थे, और नाजिर जंग इंग्लिश की ओर से थे। जो कर्नाटक में हैदराबाद में था, ये जो सीन है ये है बेसिकली हैदराबाद का, और जो कर्नाटक के सीन है उसमें चांद साहिब फ्रेंच की ओर से और मोहम्मद अली आए इंग्लिश की ओर से। और एंग्लो फ्रेंच रिलेशंस थे जो ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, उनकी वजह से भी इसका सेकंड कार्नेटिक वॉर का आउटब्रेक होता है। कोर्स ऑफ वॉर देख लेते हैं हम। सबसे पहले बहुत बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बैटल ऑफ एम्बर 1749, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका ईयर भी और इसका बैटल का नेम भी। और आपसे ये भी पूछ लेंगे कि ये किन किन के बीच में हुआ था, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। जो फ्रेंच और चांद साहिब था उन्होंने मिलके अनवरुद्दीन को हरा दिया,
और अनवरुद्दीन को इस फाइट में मार दिया गया। जो उसका बेटा था मोहम्मद अली, वो रिफ्यूज़ करता है अपने क्राउन को छोड़ने के लिए, तो चांद साहिब को भेजा जाता है उसको कैप्चर करने के लिए। और इसमें जो मेन इवेंट होता है, जो मेन इसमें वो था, वो नासिर जंग को मार दिया जाता है 1750 में। मुजफ्फर जंग क्राउन्ड एज निज़ाम इन पौंडीचेरी, सेंट टू हैदराबाद accompanied by French officer Bassi. On his way, Muzaffar Jung killed Bassi, thrown Salabat Jung as new Nizam stayed in Hyderabad to guard him. हैदराबाद को नया निज़ाम दिया जाता है एज सलाबत जंग। और बसी को इसमें जो मेन क्रूशियल इवेंट था ये है कि उनको मार दिया जाता है, और इसमें वो जो निज़ाम है वो बचते हैं उनको गार्ड करने के लिए। तो ये मेन इवेंट था इसका। इसमें आपको सब फिर एक यहाँ मेन पॉइंट आता है बैटल ऑफ आर्कॉट। बैटल ऑफ आर्कॉट, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनको जो हेड किसने किया था, क्लाइव ने किया था। तो क्लाइव ने 1751 में चांद साहिब को हरा दिया। राजा ऑफ तंजौर में, दिस इज त्रिची, राजा ऑफ तंजौर। ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टर मोहम्मद अली बिकेम नवाब ऑफ कर्नाटक। जो ईस्ट इंडिया ने जिसको बैक किया था, जिसको कंजर्वेशन दिया था अपना, मोहम्मद अली, उनको कर्नाटक का नया नवाब बना दिया जाता है। और डुप्लिक्स वॉज रिकॉल्ड बाय फ्रेंच इन 1754। डुप्लिक्स को फ्रेंच में वापसी बुला दिया जाता है और एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है दोनों कंपनीज़ के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। 17, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन किया जाता है। फ्रेंड ऑफ इंग्लिश मोहम्मद अली एज नवाब ऑफ कर्नाटक। जैसा हमने पीछे देखा था कि उन्होंने चांद साहिब को हरा के मोहम्मद अली को नया नवाब बना दिया था कर्नाटक उसका। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो इंग्लिश कंजर्वेशन में थे मोहम्मद अली, उनको वो नवाब एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ हो, सेकंड कर्नाटक वॉर हुआ हो, थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ हो, इसमें जो मेन सुप्रीमेसी थी, इंग्लिश जो इनसे जीते थे, उसमें फर्स्ट पॉइंट था नेवल पावर्स का। नेवल पावर्स, इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि उनको नेवल, जो उनकी नौसेना है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मोनोपोली को अपनी बना के रखने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए। सेकंड जो रीज़न था उनका बढ़ने का, ये था जो ब्रिटिश कमांडर थे, जो ब्रिटिश कमांडर थे वो सुपीरियर थे। चाहे वो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सा भी कर्नाटक वॉर हो, ब्रिटिश कमांडर्स हमेशा सुपीरियर रहे जो फ्रेंच कमांडर्स थे उनसे। और इम्पीरियलिस्टिक सोच थी, थर्ड रीज़न था, जो ब्रिटिश थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो इम्पीरियलिज्म वाली थी, इम्पीरियलिस्टिक थिंकिंग थी उनकी। इम्पीरियलिस्टिक का मतलब होता है साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को हमेशा ग्रो कराने की थिंकिंग। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे मेन काम किया था वो था, इनके पास फंड की कमी नहीं थी, इनके पास अबंडेंट फंड था, फाइनेंशियल इश्यूज़ इनको नहीं थे। इन्होंने हमेशा अपने जो कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं, हम ये बोल सकते हैं कमर्शियल इंटरेस्ट्स को इन्होंने हमेशा तवज्जो दिया, इन्होंने हमेशा उनको मेन रखा, उनके साथ इन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और फंड की कमी ना होने की वजह से ये कोई भी युद्ध बहुत अच्छे से और बहुत लंबे टाइम तक लड़ सकते थे। तो ये इनका मेन रीज़न था। थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ 1758 से 63 में, 58 से 63 में थर्ड कर्नाटक वॉर होता है। ये देखते हैं हम थर्ड कर्नाटक वॉर। इसका जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो दो बाहर के रीज़न थे, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट था कौन सा, ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन, और दूसरा था आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर। जो इनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस थे, जो आउटरेजेस चल रहे थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, क्योंकि दोनों की ही सोच इम्पीरियलिस्टिक थी।
दोनों ग्रो करना चाहते थे, दोनों हर जगह मोनोपोली चाहते थे, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, इंडिया हो, कोई भी हो, वो अपनी मोनोपोली चाहते थे। यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना, आउटब्रेक ऑफ 7 ईयर वॉर इन 1756 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो ये मेन रीज़न था उनके दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट में आने का इंडिया में, ये था मेन रीज़न। और हम यहाँ देख सकते हैं काउंट डी लेली 1758 में इनका अराइवल होता है, जिसकी वजह से फ्रेंच में भी आउटरेज होता है इनके साथ, और वो सब चीज़ें शुरू होती हैं। हम देखते हैं अभी आगे। Attacked Fort St. David. Then he planned to attack Madras, so he called Bassi from Hyderabad. Great political blunder soon after his departure. Clive sent Colonel Ford from Bengal and captured North Sarkars, Hyderabad from French. इसमें होता क्या है, उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड था उस पर अटैक कर दिया मद्रास पे। यहाँ से देख सकते हैं उन्होंने मद्रास पे अटैक किया बसी के साथ मिलके हैदराबाद से। लेकिन सीन उल्टा हो जाता है, क्लाइव ने वहाँ से फोर्ड को भेजा बंगाल से बुला के, और उन्होंने हैदराबाद, जो नॉर्दर्न हैदराबाद का पार्ट था, उसी को कैप्चर कर लिया फ्रेंच से। उन्होंने फ्रेंच ने इस पार्ट को ही गवा दिया। तो ये बहुत एक दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, ब्लंडर हो जाता है, उनको नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो बैटल ऑफ वांडीवॉश में होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जनरेट होता है कि बैटल ऑफ वांडीवॉश कब हुआ था, तो 1760। किसके बीच में हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उन दोनों को रिप्रेजेंट किसने किया। जो इंग्लिश को रिप्रेजेंट किया वो किया सर आयरकूट ने। यहाँ से देख सकते हैं हम, सर आयरकूट ने। डिफीट ऑफ काउंट डी लेली टुक बसी प्रिजनर, लॉस ऑफ पौंडीचेरी, उन्होंने पौंडीचेरी को गवा दिया। इसको जो ये वांडीवॉश का वॉर है ये एंड होता है पौंडीचेरी के एंड के साथ, पौंडीचेरी के लॉस के साथ 1761 में। इस वीडियो में जितने भी ईयर्स आ रहे हैं हम सभी ईयर्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करेंगे। जितनी भी बैटल्स आ रही हैं, बैटल ऑफ अड्यार आया, वांडीवॉश आया, और ट्रीटीज़ जितनी भी आई, चाहे वो ट्रीटी ऑफ पेरिस हो, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो, जो भी ट्रीटीज़ हैं जितनी भी, उन सबको हमने मेमोराइज़ करना है। किस ट्रीटी में किसने क्या गवाया, फ्रेंच ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, ब्रिटिश ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, हम वो चीज़ याद करेंगे। कौन सा बैटल किस ईयर में हुआ ये चीज़ याद करेंगे, और किस बैटल में इंग्लिश को रिप्रेजेंट किसने किया और फ्रेंच को रिप्रेजेंट किसने किया, हम वो चीज़ भी मेमोराइज़ करेंगे। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया जाता है 1763 में, और ये माना जाता है कि इसके साथ जो फ्रेंच हैं उनका सिस्टम इंडिया से दाना पानी उठ जाता है। French settlements in India were returned, restriction forced not to fortified, ended the military and political powers of French in India. The war ended, French power and English became the only European force in the country. इसमें यही बताया गया है, इंडिया से फ्रेंच का दाना पानी उठ जाता है, जो उनकी मिलिट्री पावर थी, पॉलिटिकल पावर थी, वो फ्रेंच की टोटली ख़त्म कर दी जाती है इंडिया से। उनका कोई पोजीशन नहीं रहता है, उनका कुछ नहीं रहता है, और हर चीज़ के ऊपर इंग्लिश का मोनोपोली आ जाता है। जो मेन सुप्रीम पावर थी वो इंग्लिश हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली यूरोपियन फोर्स रह जाती है इंडिया में, और इंडिया से फ्रेंच का निष्कासन हो जाता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और अब जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं आप सबको मेमोराइज़ करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों।